गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मंगरू का गुरु डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा। आज हम लोग जीन थेरापी के बारे में पढ़ेंगे। जीन थेरापी। जीन थेरापी क्या है? आपने जीन डिफेक्ट के बारे में सुना होगा। जीन डिफेक्ट। जीन डिफेक्ट क्या है? हेरिडिटरी डिजीज। ये क्या है? तो देखो, आप जीन डिफेक्ट क्या होता है ना, हम सबको पता है जीन है। जीन के पास में इंफॉर्मेशन होता है प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। और जीन में ही म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन होने से क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। म्यूटेशन क्या करता है? जीन में या तो नया न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा, या कुछ न्यूक्लियोटाइड डिलीट कर देगा, या फिर एक न्यूक्लियोटाइड को हटा के कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड को बैठा देगा। आपने टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस पढ़ा होगा। तो जीन डिफेक्ट क्या होता है ना, जीन जब खराब हो जाता है, ठीक है, व्हेन म्यूटेशन takes place in a gene, then there is a loss of function of the gene. This is called gene defect. देखो आप क्या है, मान लिया ये एक जीन है, ठीक है। मान लिया ये एक जीन है, डीएनए पे एक जीन है। मान लिया ये जीन जो है ना, वो एक प्रोटीन बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, और वो आरबीसी का जो है शेप डिसाइड करता है। नॉर्मल केस में ये जीन जो है एक प्रोटीन बनाएगा, आपको पता है, हीमोग्लोबिन, और उसकी वजह से इस आरबीसी का शेप इस तरह का है। अब मान लो आप इसमें, अब ये मान लीजिए जीन है, इसका है ए जी सी टी सी जी, इस तरह का कुछ। अब मान लिया इसमें से एक न्यूक्लियोटाइड ये नॉर्मल है, अब मान लिया इसमें डिलीशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, और एक जो है ये डिलीट हो गया, तो अब क्या जीन हो गया? ए जी टी सी जी। अब ये जो चेंज आया है ना, इस चेंज की वजह से आपको नॉर्मल प्रोटीन अब नहीं बनेगा। इससे जो प्रोटीन बन रहा है वो एबनॉर्मल, ये नॉर्मल प्रोटीन है, ये क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल हो जाएगा, एबनॉर्मल प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो जीन है, इसमें क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया, और उस डिफेक्ट की वजह से आपको कौन सा प्रोटीन मिल रहा है? एबनॉर्मल प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है। तो इसका शेप आप देखो क्या हो जाएगा? शिकल शेप हो जाएगा, शिकल की तरह हो जाएगा, जिसको आप कहते हो सिकल सेल एनीमिया।
सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो ये भी एक जेनेटिक और हेरिडिटरी डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। क्या है ये? जीन डिफेक्ट है। देखो यहां पे इस जीन में, नॉर्मल जीन में म्यूटेशन हो गया, यानी एक कोई डिलीट हो गया, डिलीशन हो गया इसमें, तो ये जो जीन है वो डिफेक्टिव हो गया, ठीक है। और डिफेक्टिव होने की वजह से प्रोटीन एबनॉर्मल बनेगा, तो अपना फंक्शन जो है लूज कर देगा। आपने म्यूटेशन पढ़ते समय पढ़ा होगा लॉस ऑफ फंक्शन और गेन ऑफ फंक्शन, अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, पर इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? जीन डिफेक्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? जीन डिफेक्ट। दूसरा एक एग्जांपल आप लोग एडीए, जो हम लोग को पढ़ना भी है, एडीए। एडीए क्या होता है? एडिनोसिन डीएमिनेज, ये एक एंजाइम है, एडिनोसिन डीएमिनेज। ए इससे आया है, डी यहां से आया और फिर ए ये आया, एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज। अब मान लिया इसका जीन जो है टीसीजी, टीसीटी, जीसी, पीजीसी ऐसे है, ठीक है। तो ए जी, ए सी, जी, ए सी, ए जी होगा। अब मान लो आप इसमें से ये नॉर्मल जीन था पहले, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल जीन है। तो क्या बना रहा था? एडिनोसिन डीएमिनेज। क्या बना रहा है? एडिनोसिन डीएमिनेज। अब ये एडिनोसिन डीएमिनेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके जो है ना, स्पेशली फॉर द इम्यून सेल्स, स्पेशली फॉर इम्यून सेल्स, इम्यून सिस्टम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एडिनोसिन डीएमिनेज, और उसमें से भी टी सेल्स सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है। तो आप क्या देखोगे ना, नॉर्मल जीन जब होगा, नॉर्मल जीन, तो ये एक एंजाइम बनाता है। कौन सा एंजाइम बनाता है? एडीए, नॉर्मल केस में। और ये एडीए क्या करता है ना, ये एडिनोसिन को इनोसिन में कन्वर्ट करता है। ये लिम्फोसाइटिक सेल्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स में ये जो एडीए है, एडिनोसिन डीएमिनेज, ये क्या करता है? एडिनोसिन को इनोसिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, एडिनोसिन लार्ज अमाउंट में जब होगा तो ये टॉक्सिक हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? टॉक्सिक हो जाएगा। इससे क्या होगा? टी सेल्स वगैरह जो आपके इम्यून सेल्स हैं वो मरने लगते हैं। ये जब ज्यादा स्टोर होगा, ज्यादा इसका क्वांटिटी हो जाएगा, तो ये सब सेल्स जो है आपके मरने लगेंगे। ये टी सेल्स का या लिम्फोसाइट्स का नंबर जो है ना वो कम हो जाता है बॉडी में। और ये तो आपको पता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है टी सेल्स, बी सेल्स। आपने इम्यून सिस्टम पढ़ा होगा, इम्यूनिटी पढ़ा होगा। यदि इम्यून सेल्स नहीं होगा तो क्या होगा? बहुत सारी बीमारी आ जाएंगी। नॉर्मल जब आप देखोगे ना, जब नॉर्मल हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, सॉरी, जब हम बोल रहे हैं, ठीक है, देन आई एम इनहेलिंग अ लॉट्स ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, आई एम इनहेलिंग बैक्टीरिया, वायरस भी यहाँ पे सस्पेंशन में होगा, आई एम इनहेलिंग दैट आल्सो। तो बहुत सारा हम लोग इनहेल करते रहते हैं।
और यदि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, यानी हमारे बॉडी में इम्यून सेल्स, ठीक है, बी सेल्स, टी सेल्स, एनके सेल्स, ये सब जो हैं, ठीक है, ये सब नहीं होगा, देन जो बैक्टीरिया और वायरस हमारे बॉडी में एंटर किया है, दे विल टेक ओवर आवर बॉडी एंड फाइनली दे विल किल अस। ठीक है, जो भी हम लोग इनहेल कर रहे हैं, नॉर्मल जब आप पानी पीते हो, जब आप सांस लेते हो, ब्रीदिंग करते हो, तो बहुत सारे माइक्रोब्स हम लोग इनहेल करते रहते हैं और हमारा बॉडी जो है उससे लड़ते रहता है, इम्यून सेल्स जो है वो उससे लड़ते रहता है। लेकिन यदि इम्यून सेल्स ही नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं वो हम लोगों में डिजीज पहले पैदा करेगा, ठीक है, यू विल गेट डिजीज एंड देन फाइनली यू विल कोलैप्स। तो इम्यून सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो आप, यदि हम लोगों को लड़ना है माइक्रोब से, अपने एनिमी से, तो हमारा इम्यून सेल्स होना चाहिए हमारे बॉडी में। अब ये इम्यून सेल्स इस पे डिपेंड कर रहा है, यदि एडिनोसिन बहुत सारा कलेक्ट हो जाएगा हमारे बॉडी में, बहुत सारा कलेक्ट हो जाएगा, तो जो टी सेल्स है आपका, स्पेशली टी सेल्स, in fact other lymphocytic cells also will get affected and thus their number will get lowered down, उनका जो नंबर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एडिनोसिन को इनोसिन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इस तरह से जो है ना इसका मेटाबॉलिज्म होता है एडिनोसिन का। लेकिन जो है कुछ लोगों में ऐसा देखा गया, ठीक है, ये जो जीन है ना वो डिफेक्टिव हो जाता है। जीन डिफेक्टिव क्या हुआ, जैसे ये नॉर्मल जीन था तो ये एनकोड कर रहा था, ठीक है, इसके पास में मैसेज था एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने के लिए, लेकिन क्या हुआ ना इस जीन में म्यूटेशन हो गया। तो इस जीन में जब म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे ये डिलीट हो गया, आपको पता है म्यूटेशन एडिशन होता है, डिलीशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, बहुत सारा होता है। तो मान लीजिए ये डिलीट हो जाए, डिलीशन हो गया, तो क्या होगा, ये एडीए हमारा एबनॉर्मल हो जाएगा, एडिनोसिन डीएमिनेज क्या होगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। तो जब अब ये एबनॉर्मल हो जाएगा, यानी ये एंजाइम फिर नहीं आपका वर्क नहीं कर रहा है, या तो बनेगा ही नहीं, मान लिया स्टॉप, ऐसा म्यूटेशन हुआ कि स्टॉप कोडन बन गया तो बनेगा नहीं, और मान लिया बना भी तो मान लिया वो इफेक्टिव नहीं है, एबनॉर्मल हो गया तो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, इस पर्सन्स में एडीए डिफिशियंसी हो जाएगा, यानी इस एंजाइम का डिफिशियंसी हो जाएगा। डिफिशियंसी होगा तो ये कलेक्शन हो जाएगा इसका एडिनोसिन का, और फिर ये हमारा जो इम्यून सेल्स है दे विल स्टार्ट डाइंग और उनका नंबर लोअर हो जाएगा, बनेगा भी नहीं। ठीक है, सो विल गेट लेस नंबर ऑफ इम्यून सेल्स एंड thereby the person will be directly exposed to the contamination by microbes। जो भी कंटामिनेट करेगा तो वो डिजीज फर्स्ट क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा एंड देन फाइनली द पर्सन विल डाई। तो अब तो इसके लिए कोई यार मेडिसिन तो है नहीं, ये कौन सा प्रॉब्लम है, ये तो जेनेटिक जीन डिफेक्ट हो रहा है, जीनोम में जीनोम इसका डिफेक्टिव हो रहा है, जीन इसका डिफेक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं जीन डिफेक्ट। जो आप जीन डिफेक्ट देख रहे हो, जीन डिफेक्ट इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जीन डिफेक्ट। और देखो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ हेरिडिटरी डिजीज। नाउ देखो आप, ऐसे तो यदि ये जिसे गैमेट्स बनता है उसमें यदि म्यूटेशन हो जाएगा तो ये क्या होगा, हेरिडिटरी हो जाएगा, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में, पेरेंट से चाइल्ड में पास होगा।
तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटरी डिजीज। तो यदि जीन में चेंज आ रहा है, जीन if gene is getting changed due to mutation, if it is getting altered, changed due to mutation, then the change or alteration will be passed down if it is taking place in germ cells। यदि germ cells में होगा तभी ये ट्रांसफर होगा from parents to child, then in that case it is called hereditary disease। तो आपने देखा सिकल सेल एनीमिया देखा, देन एडीए डिफिशियंसी, इसको क्या कहते हैं, एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है, तो आपने दो देखा, क्या देखा, जीन में म्यूटेशन हो गया एंड बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन जीन गेट डिफेक्टिव। ठीक है, जीन गेट्स डिफेक्टिव एंड thus it starts making abnormal protein। ठीक है, ये किसके लिए एनकोड करेगा, एबनॉर्मल प्रोटीन के लिए। एबनॉर्मल प्रोटीन फंक्शन नहीं कर पाएगा एंड उसकी वजह से क्या होगा, डिजीज हो जाएगा। जैसे डायबिटीज ही देख लो आप, जब इंसुलिन का जीन काम करना बंद कर देता है तो इंसुलिन नहीं बनता है। ठीक है, और जब इंसुलिन नहीं बनता है तो देन व्हाट यू विल डू, यू हैव टू टेक इंजेक्शन। तो यहां पे भी जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यदि देखो हम लोग को पढ़ना है इसमें जीन थेरापी में, लेकिन देखो आप जीन डिफेक्टिव हो गया, डिफेक्टिव, तो क्या करना पड़ेगा, इसी को आप जेनेटिक डिफेक्ट भी कह सकते हो, जेनेटिक डिफेक्ट भी कह सकते हो। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, जो जीन खराब हुआ है इसका जो प्रोडक्ट है उसे आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा रेगुलरली। जैसे मान लिया एडीए जीन डिफेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये जो एडीए बनाता था एडिनोसिन डीएमिनेज, ये क्या करना होगा, दिस यू हैव टू कीप ऑन टेकिंग फ्रीक्वेंटली, ये एंजाइम का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, जब एंजाइम का आप इंजेक्शन लोगे तो ये एंजाइम अपना काम करेगा और उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी। क्या कहते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी। इंसुलिन के केस में क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, वैसे ही इसके केस में क्या करना पड़ेगा, आपको एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, इसको क्या कहते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी। एक काम ये कर सकते हो, जो जीन डिफेक्ट है इसके वजह से जो डिजीज हो रहा है, जो डिसऑर्डर हो रहा है, हाउ टू ओवरकम दैट, तो एक तो हो जाएगा एक थेरापी लो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी, पर ये कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको पता है ना बोन मैरो में बनता है, जो भी इम्यून सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो कहां पे बनता है, बोन मैरो में। तो और आप लोग क्या कर सकते हो, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा सकते हो। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इसका जो है जीन डिफेक्टिव है तो
और कहां पे बनता है आपको पता ही है, ये जो है जो भी इम्यून सेल्स है वो बोन मैरो में बनता है। तो कोई पर्सन जिसके पास में नॉर्मल जीन है, ठीक है, एबनॉर्मल जीन और डिफेक्टिव जीन क्या हो गया, जिसमें म्यूटेशन हो गया है और उसके वजह से वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा, देयर इज अ लॉस ऑफ फंक्शन, तो हम लोग उसको कहते हैं डिफेक्टिव जीन और जीन डिफेक्ट और जेनेटिक डिफेक्ट। तो यानी जो बोन मैरो है उस पेशेंट का जिसमें आपने डायग्नोज किया है एडीए डिफिशियंसी डिजीज, एडीए डिफिशियंसी डिजीज, तो ठीक है, यानी इसका जीन खराब है, तो आप एक नॉर्मल पर्सन से जो है उसके पास नॉर्मल जीन होगा, तो उसका बोन मैरो का जो है आप ट्रांसप्लांटेशन कर दो पेशेंट में। लेकिन आपको पता है इसके लिए ट्रांसप्लांटेशन में इम्यून रिजेक्शन भी हो सकता है, बहुत सारी परेशानी है। तो ये दोनों जो है जब आप दूसरे से यहां ट्रांसफर करोगे तो इसमें भी जो है ना आपका इम्यून रिजेक्शन का चांसेस होता है, और दोनों जो है ना कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है, ठीक है, नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, ठीक है। तो फिर आखिर आदमी करे क्या, तो जब जीन खराब हो जाता है, मान लीजिए किसी पर्सन का जीन खराब है, तो जब हम लोग ये भेज सकते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोगों के पास में जेनेटिक इंजीनियरिंग है, हमारे पास में बायोटेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, तो क्यों नहीं जिस भी पर्सन का ये जीन डिफेक्टिव है, इंडिविजुअल का जीन डिफेक्टिव है, तो क्यों नहीं एक नॉर्मल जीन उसमें ट्रांसफर कर दिया जाए। नॉर्मल जीन ट्रांसफर कर देंगे तो जीन क्या करेगा, नॉर्मल, देखो आप एबनॉर्मल तो वहां पे रहेगा ही, क्योंकि मान ले किसी को जेनेटिक डिफेक्ट हो गया है तो उसके तो हर एक सेल्स में है वो, है ना, जैसे बोन मैरो में है तो बोन मैरो के हर एक सेल्स में है, तो उसको तो आप नहीं निकाल सकते हैं, तो वो तो जीन वहां पे ही रहेगा। साथ में आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल जीन भेज दो, ठीक है, तो नॉर्मल जीन आप ट्रांसफर यदि कर देते हैं तो वहां पे नॉर्मल प्रोटीन बनना चालू हो जाएगा, यानी एडिनोसिन डीएमिनेज बनना चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वो अपना फंक्शन शुरू कर देगा, यानी एडिनोसिन को इनोसिन में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो द पर्सन विल स्टार्ट लिविंग हैप्पीली, डिजीज फ्री हो जाएगा, उसके इम्यून सेल्स बनने लगेंगे, इम्यूनोलॉजिकली वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो जीन थेरापी, तो जीन जो ट्रांसफर करेंगे, यानी आप जीन थेरापी कर रहे हो, आप जीन ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन थेरापी। सो वी आर कमिंग टू नाउ जीन थेरापी। सो व्हाट इज जीन थेरापी? Gene therapy is a collection of methods that allows correction of a gene defect that has been diagnosed in a child or embryo. Now, first, तो डिफेक्टिव जीन को या हेरिडिटरी डिजीज को कैसे हम लोग क्योर कर सकते हैं? तो जीन थेरापी से। कौन सा मेथड? जीन थेरापी। So what is gene therapy? Gene therapy is a collection of methods that allows correction of a gene defect that has been diagnosed
in an individual or in a child or embryo। क्या कह रहा है? जीन थेरापी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स। कलेक्शन ऑफ मेथड्स का मतलब जानते हो ना आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करने जाते हैं तो उसमें कितने सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, यानी बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे प्रोसेस आपको करने पड़ते हैं। वही कह रहा है जीन थेरापी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स का कलेक्शन है दैट अलाउज करेक्शन ऑफ ए जीन डिफेक्ट। जीन डिफेक्ट अभी हम आपको समझा रहे थे, दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन ए चाइल्ड और एम्ब्रियो। देखो आप चाइल्ड और एम्ब्रियो, देखो आप कुछ कम्युनिटी आप जीव्स देखोगे ना यहूदी, उनमें बार कोडिंग जीन का भी होता है, बार कोडिंग होता है, तो वहां पे एम्ब्रियो में पता लग जाएगा, ठीक है। या आजकल आप देखोगे ना जहां पे इनब्रीडिंग बहुत होता है, जो भी पॉपुलेशन है जहां इनब्रीडिंग बहुत है, जैसे पारसीज में है, जीव्स में है, तो इनके ये लोग जो है ना, इनका एक ये लोग जो है ना एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है, जेनेटिक टेस्ट। तो जेनेटिक टेस्ट से पता हो जाता है कौन सा जीन जो है गड़बड़ है, यानी म्यूटेटेड जीन है, और कौन सा नॉर्मल जीन है। तो वहां पे देखो आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है ना, एक हम अलग से बनाएंगे वीडियो और डालेंगे, हम उसमें बताएंगे एक ही सेल से, जाइगोट एक ही होता है ना, उसी से सब आई भी बनता है, हेयर भी बनता है, हैंड्स भी बनता है, सब कुछ उससे ही बनता है। तो आखिर वही एक सेल कैसे अलग अलग ऑर्गन्स में डेवलप होता है, ठीक है, उस पे हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप इतना समझो, एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होता है ना, एम्ब्रियो जो होता है, उसमें यदि आप जीन थेरापी करोगे, यानी जो भी एबनॉर्मल जीन है उसका नॉर्मल जीन आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में भेज दोगे, वो भी अर्ली एम्ब्रियोनिक, एक बार जर्म लेयर्स बन गया तब नहीं, अर्ली एम्ब्रियोनिक, ठीक है, यानी जब मॉड्यूलर स्टेज में है, ठीक है, उस समय जब वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, तब यदि आप उसमें उसका जीन थेरापी करते हो, यानी जो म्यूटेटेड जीन है, जो जीन डिफेक्ट है, उसके लिए नॉर्मल जीन आप भेजते हो, तो वो परमानेंटली रहता है, यानी एक बार आप करोगे वो परमानेंट हो जाएगा। लेकिन एक इंडिविजुअल है, एक एडल्ट है, एक चाइल्ड है, उसमें जब डायग्नोज होता है तब आप जो है परमानेंटली नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तो आप परमानेंटली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे वो, यानी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब आप जीन थेरापी करते हैं तो वो परमानेंट होता है, परमानेंट क्योर होता है, ठीक है। यदि आप लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज या चाइल्ड में या एडल्ट में, तो वहां पे वो परमानेंट नहीं होता है। उस केस में फिर आपको जो भी जीन आपने भेजा है उसको पेरियोडिकली भेजते रहना पड़ेगा, ठीक है। आई विल कम टू दैट। तो ये तो आप समझ में आपको आ गया कि जीन थेरापी क्या है, यानी जो डिफेक्टिव जीन है उसके फंक्शन को आप नॉर्मल जीन भेजकर कंपनसेट कर रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन थेरापी, ठीक है। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? करेक्शन ऑफ ए जेनेटिक डिफेक्ट, करेक्शन ऑफ ए जेनेटिक डिफेक्ट देखो आप, करेक्शन ऑफ ए जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स delivery of a
normal gene into the individual or embryo to take over the function of and compensate the function of non-functional gene. देखो आप तो जीन थेरापी में हम लोग क्या करते हैं ना, करेक्शन करते हैं. कैसे? करेक्शन ऑफ ए जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट द फंक्शन ऑफ नॉन फंक्शनल जीन. यानी जो डिफेक्टिव जीन हो गया वही तो क्या है, म्यूटेटेड जीन और डिफेक्टिव जीन. ये तो फंक्शन करना बंद कर दिया था. तो आप क्या कर रहे हैं, ये जो फंक्शन यूज किया है उसको आप कंपनसेट कर रहे हैं. कैसे? एक नॉर्मल जीन को वहां पे भेज के. ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव जीन थेरापी. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले जो जीन थेरापी किया गया ना वो एडीए पेशेंट में किया गया था. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एडीए डिफिशियंसी. एडीए डिफिशियंसी और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कीड. स्कीड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्कीड? Severe combined immunodeficiency disorder. देखो आप, सिवियर है, ठीक है, फेटल होता है, ठीक है, फेटल होता है मैक्सिमम केस में. फेटल है डिजीज, फेटल डिजीज यानी से मर जाता है. सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी. देखो आप, इम्यूनोडेफिशिएंसी होता है यानी हम आपको बता रहे थे इम्यून सेल्स इसमें इसका नंबर बहुत कम हो जाता है. क्यों कम हो जाता है? एडीए डिफिशिएंसी की वजह से, एडिनोसिन डीएमिनेज की वजह से. ठीक है, इसके डिफिशिएंसी की वजह से ये आपका आपको हम बताएं जो एडिनोसिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है और वो एक्यूमुलेट हो जाता है एडिनोसिन, और वो टॉक्सिक होता है इम्यून सेल्स के लिए. तो इम्यून सेल्स का नंबर विल बी लोअर्ड डाउन. तो अब जब इम्यून सेल्स नहीं है माइक्रोब से लड़ने के लिए, पैथोजन से लड़ने के लिए, तो बहुत सारे जब माइक्रोब्स हमारे बॉडी में जाता है तो सब मिलकर जो है ना वो अटैक कर देगा. तो पर्सन्स विल गेट लॉट्स ऑफ डिजीज, बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे तो सोल्जर्स है नहीं, वहां पे तो डिफेंस आपका खत्म हो चुका है, डिफेंस टूट चुका है. तो माइक्रोब्स जो है वो अटैक करता है और फाइनली पर्सन्स को किल कर देता है. तो इसलिए इसका नाम जो है ना सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर. लेकिन मान लिया ऐसे आदमी को आप एकदम जर्म फ्री कंडीशन में रखोगे जहां पे एक भी माइक्रोब्स नहीं है, तो वहां पे वो रह सकता है. इसलिए इसका एक नाम ये भी है बबल बॉय डिजीज. एडीए डिफिशिएंसी को और हम लोग कहते हैं बबल बॉय डिजीज. इसी का नाम है सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर. ठीक है, ठीक है.
बबल बॉय डिजीज भी इसको हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सबसे पहले जो है ना ये आपका 80s में 70s 80s में ये फाइंड आउट हुआ था। तो उस समय एक लड़का था डेविड वेटर, ठीक है, इसमें डायग्नोज हुआ था एडीए। ये एक्स लिंक्ड है, आपका एडीए जो है ना दोनों होता है, ठीक है। स्पीड जो है दो तरह का होता है, सेक्स एक्स लिंक्ड यानी सेक्स लिंक्ड भी होता है और ऑटोसोमल भी होता है। एडीए जो है आपका ऑटोसोमल है, यानी एक्स लिंक्ड वाला जो है ना वो सिर्फ मेल में होता है, और आपका ये जो है एडीए मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। तो डेविड वेटर जो है ना इसमें डायग्नोज हुआ था, तो इसको जो है ना एक जर्म फ्री प्लास्टिक जो है ना, जर्म फ्री प्लास्टिक कंडीशन यानी जर्म फ्री प्लास्टिक था, उसके अंदर में ये 12 साल तक जो है ना 12 इयर्स तक ग्रो हुआ था, जिंदा रहा था 12 इयर्स तक इसमें ही, ठीक है। इसमें तो चूंकि ये बबल्स था, बबल शेप प्लास्टिक का जो, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बबल बॉय डिजीज, डेविड वेटर, ठीक है। इसलिए इस डिजीज का नाम पड़ा बबल बॉय डिजीज आल्सो, क्योंकि आप जर्म फ्री कंडीशन में रखोगे तो ये जिंदा रहेगा। चूंकि वहां तो माइक्रोब्स मरता क्यों है, नंबर कम होता है उसकी वजह से नहीं, मरता क्यों है? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है, और बाहर से जब बैक्टीरिया वायरस वगैरह अटैक करता है तो आप उससे फाइट नहीं कर पाते हो, एंड देन वी गेट लॉट्स ऑफ डिजीज एंड फाइनली वी डाई। तो 12 इयर्स तक जो है ना इसी प्लास्टिक बैग में रहा था, प्लास्टिक बबल्स में रहा था, इसलिए इसका नाम पड़ा बबल बॉय डिजीज। तो याद रखना एडीए को और हम लोग कहते हैं स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर और डिजीज, और बबल बॉय डिजीज जिसको कहते हैं। उसके बाद एडीए सबसे पहला आपका डिजीज है जिसमें इम्यून थेरेपी किया गया था, ठीक है। यानी 1990 में, ईयर याद रखना, ठीक है, 1990, ये ईयर याद रखना, हो सकता है आपके नीट एग्जाम में ईयर पूछ ले। इन 1990 जो है एक गर्ल में, एक 14 ईयर ओल्ड गर्ल में जो है ये थेरेपी किया गया था। इसका और दो तो कौन कौन सा ट्रीटमेंट हो सकता है? एक हो सकता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और दूसरा क्या हो सकता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और दूसरा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। यहां पे जो है ना एंजाइम, आप एडीए जो है नॉर्मल एंजाइम जो है, नॉर्मल एडीए एंजाइम उसका इंजेक्शन लेते हो, जैसे इंसुलिन थेरेपी में लेते हो। यहाँ पे बोन मैरो, एक नॉर्मल पर्सन का बोन मैरो हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों कंप्लीट क्यूरेटिव नहीं होता है, सो पीपल हैव गॉन फॉर जीन थेरेपी। तो ये जो है ना गर्ल में 1990, ये आप याद रखना, किया गया था। इस पे क्या किया गया? एक नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल जीन जो है वो ट्रांसफर किया गया। अब देखो आप 14 इयर्स की लड़की है, ठीक है, तो अब तो आप चूंकि बड़ी हो चुकी है तो सॉरी नॉट 14 इयर्स, इट इज 4 इयर्स, 4 इयर्स ओल्ड गर्ल में हम लोग जीन थेरेपी किए थे एडीए के लिए फर्स्ट टाइम, दिस वाज द फर्स्ट। तो ये तो अब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में है मैं, ठीक है। तो क्या किया गया ना, ये जो पेशेंट है हमारा, और कौन सा सेल्स इफेक्ट होता है इसमें? इम्यून सेल्स यानी लिम्फोसाइट्स। तो इसके ब्लड को पहले लिया गया, ठीक है, ब्लड इज कलेक्टेड, इसमें ब्लड फर्स्ट, ब्लड कलेक्शन ऑफ ब्लड,
कलेक्शन ऑफ ब्लड, एक बार ब्लड इसका ले लिया, देन कलेक्शन ऑफ ब्लड्स, देन now what you will do, you have to separate out lymphocytes, so separate out lymphocytes। एक बार जब आप lymphocytes ले लिए ना, देखो आप ये lymphocytes है ना जिसमें डिजीज, इसमें एक प्रॉब्लम है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यानी जो एक्सप्रेस हो रहा है जीन आपका एडीए वो लिम्फोसाइट्स में हो रहा है। तो लिम्फोसाइट जो है, जैसे ये लिम्फोसाइट्स है, तो और ये जीन डिफेक्टिव हो गया, इसमें ही तो आपको डिफेक्टिव जीन है, डिफेक्टिव जीन, तो इसमें ही तो नॉर्मल जीन डालना पड़ेगा, नॉर्मल जीन ऐड करना होगा। और आप हम सबको पता है कि लिम्फोसाइट्स का एक लाइफ स्पैन होता है, अपना लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद वो मर जाता है, ठीक है, यानी इसका एक टाइम पीरियड होगा, एक लाइफ स्पैन होगा, एंड आफ्टर दैट लिम्फोसाइट्स विल डाई। तो जब ये मर जाएगा तो आपका जो नॉर्मल जीन भेजे थे वो भी मर जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लिम्फोसाइट्स है, मान लिया 15 डेज में ही मर जाता है, तो हर एक 15 डेज पे, जैसे 15 आज डाले, फिर 15 डेज में मान लिया मर जाएगा, तो फिर से नया उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो आफ्टर 15 डेज अगेन यू हैव टू इंजेक्ट, सॉरी हाँ, अगेन यू हैव टू इंजेक्ट रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स और जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। तो यानी कि हम लोग जो ये लिम्फोसाइट्स है, इसमें क्या डालना पड़ेगा, नॉर्मल जीन, वैसे पर्सन जिसके पास नॉर्मल जीन है, आप नॉर्मल जीन ले सकते हो उससे, और वो नॉर्मल जीन को जो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद इसमें आप क्या देख रहे हो कि एक बार सिर्फ ऐड कर दोगे तो लाइफ लॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि लिम्फोसाइट्स का एक ड्यूरेशन है, उसका मरता है, यानी जब मरता है तो फिर उस समय आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर से मरेगा, फिर से ऐड करना पड़ेगा, यानी पेरियोडिकली जो है ना ट्रांसफ्यूज करते रहना पड़ेगा, यानी जो भी टाइम होगा, ठीक है, उस टाइम पे आपको फिर से इंजेक्ट करना पड़ेगा लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा, उसमें चढ़ाना पड़ेगा वो पेशेंट में। तो यानी कि ये जो लिम्फोसाइट्स है आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए, स्टोर्ड रहना चाहिए जो आपने बनाया, ताकि जो है हर एक टाइम पीरियड पे हम लोग उसमें ट्रांसफ्यूज करते रहें, उस पेशेंट में डालते रहें, ताकि उसमें एडीए बनते रहेगा और वो जिंदा रहेगा। यदि परमानेंट आप चाहते हो कि नहीं एक बार में, तो इस स्टेज में अब नहीं हो सकता है। जब एम्ब्रियो थी, अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज, अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज, इसमें हम लोग करते हैं ना जीन, नॉर्मल जीन ट्रांसफर, तब ये परमानेंट हो जाता, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी, टेम्पोररी, और ये परमानेंट होता, ये परमानेंट होता। तो टेम्पररी है, इसका मतलब क्या है, यहां पे पेरियोडिकल ट्रांसफ्यूजन होगा, आपको बार-बार ब्लड देते रहना पड़ेगा, बार-बार लिम्फोसाइट्स चढ़ाते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट्स क्या होता है, नॉट इमॉर्टल, क्यों पेरियोडिकल ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, पेरियोडिकल ट्रांसफ्यूजन, पेरियोडिकल ट्रांसफ्यूजन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल, यानी ये अमर नहीं होता है, ये मर जाता है, तो इसके लिए हम लोग को इसमें पेरियोडिकल ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे जो है ना हम लोग, यानी हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स। जैसे ये तो डिफेक्टिव जीन है इसमें, तो इसमें करेक्ट जीन डालना पड़ेगा, नॉर्मल जीन डालना पड़ेगा। तो आप कैसे डालते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा।
तो उसके बाद जो सेल्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट सेल्स यानी रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स और जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। तो इसको और हम लोग क्या कर देंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स और रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स। तो देखो आप, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी हम आपको बता रहे थे, सबसे पहले हम लोग को लिम्फोसाइट्स, पेशेंट का लिम्फोसाइट्स निकालना होगा ब्लड से, ठीक है। और एक बार जब लिम्फोसाइट्स आ गया तो फिर उसको कल्चर करना पड़ेगा बॉडी के बाहर, यानी पेशेंट के बॉडी के बाहर हम लोग लिम्फोसाइट्स को कल्चर करेंगे। कल्चर करने के बाद एक नॉर्मल जीन, ठीक है, यानी नॉर्मल जीन, तो ये कहां पे बनता है, लिम्फोसाइट्स में बनता है। तो जो नॉर्मल किसी भी पर्सन का नॉर्मल लिम्फोसाइट्स है, वहां से मैसेंजर आरएनए निकाल लेंगे, उस मैसेंजर आरएनए का सीडीएनए बना लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सीडीएनए, ठीक है, सीडीएनए किसका बना रहा है, तो एडीए जीन का, यानी एडीए सीडीएनए, एडीए जीन का सीडीएनए, इसको कहते हैं एडीए सीडीएनए। अब इसको जो है ना किस में डालना पड़ेगा, रेट्रोवायरस में। रेट्रोवायरस एनिमल सेल्स के लिए कौन सा फैक्टर है, रेट्रोवायरस। तो जो रेट्रोवायरस है, मान लिया रेट्रोवायरस है, तो इसका जो आपका, ठीक है, रेट्रोवायरस का जो जीनोम है उसमें ये डाल दोगे, ठीक है, इसका जो पैथोजेनिक पार्ट है उसको हटा दोगे और वहां पे ये डाल दोगे आप। तो ये क्या करेगा, आपका लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करेगा, और लिम्फोसाइट्स कौन सा लिम्फोसाइट, जो पेशेंट का लिम्फोसाइट है, तो वहां पे आपका जीन पहुंचा देगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ही जीन इसमें ऐड हो जाएगा, जैसे रेट्रोवायरस वेक्टर जो है इसमें डाल देगा, ठीक है, क्या डाल देगा, आपका जीन ऐड कर देगा, तो हम उसके बाद इसको क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स और जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। फिर हम लोग को पता है कि इसका लाइफ स्पैन फिक्स है, लिमिटेड है, तो फिर ये बहुत सारा चाहिए। तो जो आपने रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स बनाया है, जो आपने जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स बनाया है, उसको भी कल्चर कर लो, कल्चर करके रख लीजिए आप, और उसको जो है ना पेरियोडिकली, यानी बार बार जो है वो जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा उसके बाद आपको वो जो पेशेंट है उसमें डालते रहना पड़ेगा, उसमें आपको वो ट्रांसफ्यूज करते रहना पड़ेगा, तो उससे उसको एडीए जीन मिलते रहेगा। लेकिन ये भी तो परमानेंट क्योर नहीं है, इसको तो बार बार आपको रिपीट करना पड़ता है, तो परमानेंट क्योर नहीं है। तो फिर परमानेंट क्योर क्या है, आप मान लिया इस तरह का हिस्ट्री है उसके फैमिली में, ठीक है, या बहुत सारे जो जहां पे इनब्रीडिंग होता है, बहुत सारे पॉपुलेशन ह्यूमंस के जहां इनब्रीडिंग होता है, जैसे हम आपसे बताए थे पारसी का पॉपुलेशंस, आप देखोगे ज्यूज का पॉपुलेशन, वहां बहुत ज्यादा इनब्रीडिंग है, ठीक है। तो वहां पे जो है ना वो लोग बार कोडिंग कर लेते हैं, यानी कौन सा जीन तो पहले से पता हो जाता है, हाँ मान लीजिए जीन डिफेक्टिव होने वाला है, तो उनका जेनेटिक टेस्टिंग हो जाता है, पता हो जाएगा कि हाँ ये जीन डिफेक्टिव है, यानी डायग्नोस हो गया, अर्ली डायग्नोसिस हो गया, अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज में क्या हो जाएगा, उसका डायग्नोसिस हो जाएगा प्री एम्ब्रियोनिक फ्लूइड लेकर, आपने पढ़ा हुआ ये सब कुछ, ठीक है। तो आप अर्ली उसका टेस्टिंग कर लोगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज में ही रेट्रोवायरल मेथड से आप
जीन ट्रांसफर कर दोगे, नॉर्मल जीन, ठीक है, करेक्ट जीन, तो वो जो है ना लॉन्ग लास्टिंग, यानी वो थ्रू आउट द लाइफ रह जाता है, वो परमानेंट होता है, देन यू डोंट हैव टू, यानी उसी समय वो जीन हो जो है वो करेक्ट जीन वहां पहुंच गया, और जितने सेल्स उससे बनेंगे सभी सेल्स में क्या होगा, वो जीन जाएगा, करेक्ट जीन जाएगा। इनकरेक्ट वाला तो है ही वहां पे, तो जाएगा, लेकिन करेक्ट भी जाएगा, तो जो करेक्ट जीन है वो प्रोटीन बना देगा, फंक्शन होते रहेगा, एडी अपना फंक्शन करते रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस जीन थेरापी। तो खैर अभी हम आपको ये बता देते हैं कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट आइसोलेट lymphocytes, isolate lymphocytes from the patient and culture the lymphocytes outside the body, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। देन सेकेंड, देन टेक करेक्ट जीन ADA cDNA cDNA and transfer it into lymphocytes, into the lymphocytes using retroviral vector. Then again culture the thus formed recombinant lymphocytes or thus cultured the thus formed, या जस्ट लिख दो आप, छोड़ो इसको, कंफ्यूज कर ले इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज। अगेन कल्चर द रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स, यानी जो लिम्फोसाइट्स आपका रिकॉम्बिनेंट हो गया है उसको फिर से कल्चर करना है। देन periodical transfusion of genetically modified lymphocytes in the patient because the lymphocytes are not immortal। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है, आर नॉट इमोर्टल।
तो ये स्टेप्स है, ठीक है, किसका है? प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट। यानी सबसे पहले लिम्फोसाइट्स आप आइसोलेट, सबसे पहले ब्लड ले लो पेशेंट का, उसमें से लिम्फोसाइट आइसोलेट कर लेना है, उसको कल्चर करना है। सेल कल्चर है, हम लोग सेल कल्चर कर सकते हैं। यू हैव सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर आउटसाइड द बॉडी। तो कल्चर द लिम्फोसाइट्स आउटसाइड द बॉडी एंड इन विट्रो। उसके बाद एक जीन ले लेना, करेक्ट जीन, वो कौन सा होगा? एडीए सीडीएनए, यानी बनता है जहां पे वहां का मैसेंजर आरएनए ले लेना है, उसको सीडीएनए में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, एंड ट्रांसफर इट इनटू द लिम्फोसाइट्स यूजिंग रेट्रोवायरल मेथड। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा? रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स। तो इसको कल्चर करना है और पेरियोडिकल ट्रांसफ्यूजन, यानी जितना 15 डेज पे करना है, जो भी है प्रिस्क्राइब, उसके अनुसार आपको इसको ट्रांसफर करते रहना, पेरियोडिकल ट्रांसफर। तो दिस इज व्हाट यू हैव प्रोसेस। इसके बाद आप क्या देखोगे ना इसमें, कि ये भी जो है ना, यहां पे भी देख लो पेरियोडिकल है, देख रहे हो आप, ये पेरियोडिकल है, यानी दिस इज आल्सो नॉट ए परमानेंट क्योर, परमानेंट क्योर, यानी ये भी परमानेंट क्योर नहीं है। देन व्हाट इज परमानेंट क्योर? then what is permanent cure? then यानी जीन थेरापी, यानी जो बोन मैरो में जो है सेल्स, बोन मैरो में जो सेल्स है और वो एडीए बना रहा है, एडिनोसिन डीएमिनेज, वहां पे जो बना रहा है मैसेंजर आरएनए, उससे ले लेना है, ठीक है, और उसको लेकर, ठीक है, आपको अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज, यानी जो डायग्नोस्ड अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज का जो एम्ब्रियो होगा उसमें आप ट्रांसफर कर दो आप, तो वो परमानेंट होता है। सो जीन थेरापी एट अर्ली embryonic stage is a permanent cure. Okay, so with this I hope you must have understood this, you must have understood this topic properly. Okay, so if you have any doubt you can write in comment box, so I'll answer that. And I have a request, please, if you find my video all right, understandable, then I request you to kindly subscribe my channel, okay, Sagar Educational Channel. Thank you so much.